बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज्बा न्यूज के नाजरीन को डॉक्टर मोहम्मद कामरान का सलाम पहुंचे। तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए हैं जिसने हमें बेशुमार नेमतें अता की, और अल्लाह ताला की ये तमाम नेमतें जो हैं इस अमर का तकाजा करती हैं कि हम उसका शुक्र अदा करें। तो अल्लाह ताला ने जहां हमें बेशुमार नेमतें अता की, उसमें से एक बहुत बड़ी नेमत जो है जिस पे इंसान को फरिश्तों पर फजीलत दी गई कि इंसान को इल्मुल अस्मा जो है वो अता किया गया, चीज़ों के नाम अता किए गए, इंसान को शऊर अता किया, इंसान को आगही अता की, और इंसान को जो है वो इस ज़मीन पे, इस रुए ज़मीन पे अपना नायब बनाया। तो इंसानों की शनाख्त के लिए मुख्तलिफ कबीले बने, मुख्तलिफ कबीलों को इबलाग के लिए जो है वो मुख्तलिफ ज़ुबानें जो हैं वो इख्तियार करना पड़ी। तो ज़ुबान जो है वो सिर्फ इबलाग का या सिर्फ एक कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं है, बल्कि ज़ुबान जो है वो हमारे जज्बात का, हमारे दिल में छुपी हुई बातों का इज़हार है। तो दुनिया भर में जो है हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम जो है वो ग्लोबल विलेज और डॉक्टर कामरान है, तो इस आलमी गांव में जो है वो दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, जिसको हमने आज के दौर में आलमगीरियत का नाम दिया है, कि उसमें जो है वो पूरी दुनिया जो है वो एक खास रंग में रंगती चली जा रही है। पूरी दुनिया में बहुत तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही है, और इस तब्दीली का एक बहुत बड़ा सबब जो है वो इंटरनेट और ये वसाइल हैं जिनके ज़रिए हम आपसे मुकालमा कर रहे हैं। तो आलमगीरियत की इस दौड़ में हम तरक्की ज़रूर करें, हम दुनिया के साथ भी चलें, लेकिन अपनी अक़दार को, अपनी तहज़ीब को जो है वो अपने उसको हमेशा याद रखें। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि जायज़ है गुबारों पे उड़ो, चरख पे झूलो, लेकिन ये सुखन बंदे आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। तो जनाब अच्छी-अच्छी बातें जो हैं आपसे होती रहेंगी, और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम दुनिया में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के साथ किस तरह चल सकते हैं, और किस तरह हम अपना अक़वाम आलम में जो तरक्की का अमल है उसमें हम अपना किरदार जो है किस तरह अदा कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारी खुशकिस्मती है कि बरतानिया में मुकीम मुमताज़ सहाफ़ी हैं, टेलीविजन के एंकर हैं, इसके अलावा कॉलम निगार हैं, दानिश्वर हैं, और यूरोप के जो मामलात हैं, यूरोप का इनको बहुत करीब से जो है वो मुशाहिदा और तजुर्बा हुआ है, और शेंजन ममालिक से लेके बरतानिया तक जो है और उसके बाहर की दुनिया जो है, तो उसका उन्होंने बहुत गहराई से मुतालिया और मुशाहिदा किया है। तो इसलिए आज हमने इनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, और इस ग्लोबल विलेज में जो है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, लोगों के ज़हनों में क्या सवालात हैं। तो चौधरी महमूद असगर साहब, मैं आपको ग्लोबल विलेज में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ गुफ्तगू करने के लिए। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा चौधरी साहब, आप जो है सबसे पहले, हम चूँकि आप पहले इटली में रहे, फिर उसके बाद अब बरतानिया में मैनचेस्टर में, और मुझे वो खूबसूरत शाम भी याद आई कि जब प्रेस क्लब मैनचेस्टर में जो है, पाकिस्तान प्रेस क्लब मैनचेस्टर में जो है वो एक मेरे साथ तकरीब रखी गई और उसमें आपसे मुलाकात हुई। तो आपका एक बड़ा प्लेजेंट सा और एक इंटेलेक्चुअल सा एक तासुर जो है वो मेरे ज़हन में जो है महफूज रहा, और आपकी किताब जो है, आपने अपने कॉलमों का मजमुआ फवारा जो है वो भी मुझे दी, और मैंने उसका मुतालिया किया। तो माशाल्लाह आप दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं, और बरतानिया में भी जो है आप पाकिस्तानी सकाफत की जो है वो नुमाइंदगी जो है वो कर रहे हैं। तो पिछले दिनों जो है मैं थोड़ा सा बरतानिया से शुरू करूंगा, फिर हम इटली की तरफ आएंगे, इमिग्रेशन की तरफ से आएंगे, कुछ और सवालात भी आपसे करेंगे। तो महमूद असगर चौधरी साहब, आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो ब्रेग्जिट, जिसको हम ब्रिटेन एग्जिट कहते हैं, कि जिसने यूरोप से, और बल्कि बाज लोग जो है इसको जो है कहते हैं कि बरतानिया ने यूरोप से तलाक ली है, और ये 2016 में जून में जब ये रेफरेंडम हो रहा था, और तो उस दौर में मैं भी इत्तेफाक से लंदन में मौजूद था, और मैंने वो गहमा गहमी देखी है, और ये बड़े नताइज बड़े करीब करीब आए कि 52% लोगों ने कहा कि जी हम ब्रेग्जिट के हक में हैं, 48% ने कहा कि हम ब्रेग्जिट के हक में नहीं हैं। और उसके बाद ये सिलसिला जो है ऐसा चला कि हमें लगा था कि बरतानिया जो है वो एक शदीद बहरान में मुब्तला हो गया, कि डेविड कैमरॉन गए, थेरेसा मे आई,
تو बेबी जो है उनको भी जो है वो जाना पड़ा, और उसके बाद बोरिस जॉनसन आए और उन्होंने जो है ये इसको कुछ शक्ल दी है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं कि ब्रेग्जिट जो है इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या, जैसे कहते हैं ना एक जल्जला आता है तो जल्जले के बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। तो ब्रेग्जिट से बज़ाहिर तो लगता है कि बरतानिया जो है वो सुरखरू हो गया और निकल गया, लेकिन ये रिश्ते जो होते हैं, इंसानी रिश्ते भी जब बनते हैं तो उसके अपने मसाइल होते हैं, और खुदा ना खास्ता टूट जाए तो टूटने के बाद भी नस्लों तक उनके नताइज जो है भुगतना पड़ते हैं। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बाज़ दफ़ा किसी प्रोग्राम में जाना जो है वो बड़ी आनर की बात होती है कि फलां मेहमान आया है। बाज़ दफ़ा मेहमान के लिए बड़ी आनर की बात होती है कि उसका जो मेज़बान है वो बड़ी अहम शख्सियत हैं। और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसी हस्ती जो शोबा उर्दू की तरवीज में पाकिस्तान में क्या बल्कि दुनिया भर में आप ट्रैवलिंग करते हैं और उर्दू का जो पैगाम है वो कोने कोने में पहुंचाते हैं। और जब जो आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी है इधर प्रोग्रामों में जो हमने ऑर्गेनाइज किए, मेरा तो दिल करता है, जब प्यारा साहब ने बताया कि आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो मैंने कहा कि उनको होस्ट ना करवाएं, उनको एक फुल प्रोग्राम दे दें, क्योंकि वो इस दौर के इशफाक अहमद हैं कि 1 घंटा भी जो है वो अपना बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कर सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे पहले तो यह है कि ये एजाज की बात है। और मैं दूसरी जानब एजाज प्यारा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जज्बा टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और आप जैसी पढ़ी लिखी शख्सियात को जो है वो यूरोप में और मिडल ईस्ट में और कनाडा, अमेरिका और बरतानिया में जो है वो रोशनास करवा रहे हैं। इससे ये होगा कि हमारा जो व्यूअर है उसको भी पता चलेगा कि पाकिस्तान के अहले इल्म जो हैं वो मौजूद हैं। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी तलाक की, तलाक का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, डाइवोर्स, और बदकिस्मती से पूरी दुनिया में ये लफ्ज़ जो है ये कभी भी किसी अच्छे और पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं हुआ। इसको अगर बिलाशुबा बहुत ज़्यादा मजबूरी में भी करना पड़े, किसी सोसाइटी को, लोगों को, किसी कौम को बरादरी से निकलना पड़े, तो इसके आफ्टर शॉक्स बहुत बुरे होते हैं। मैं प्रोफेसर साहब आपकी गुफ्तगू मुझे याद है जब आपने कहा कि आपने जापान में आप एक विजिट किया तो आपने खातून की वो बुक पढ़ के तो सारा अंदाजा लगा लिया कि वो क्या पढ़ना चाह रही है और क्या उसके तरजीहात हैं। मैंने जो यहाँ सीखा है 20-25 साल यूरोप में, मैंने ये सीखा है कि हम लोग कोई बहुत ज्यादा मरूब हैं अपने ममालिक में बैठकर। हम समझते हैं कि शायद ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कौमें हैं, शायद जहानत में ये कभी ऊंचे दर्जे पर जो बैठे हुए हैं, शायद इनके सोच और विजन और उसका ख्याल जो है वो हमसे बहुत बुलंद तर है। बल्कि बचपन में हमें तो यही कहा गया था कि गोरा जो है उसने अगले 100 साल की प्लानिंग कर ली होती है, वो इतना सियाना है। लेकिन ये जब ब्रेग्जिट हुआ और जब इसके नतायज आए तो मुझे पता चला कि ये 100 साल की कोई प्लानिंग नहीं होती, ये बिल्कुल हमारी तरह के आम इंसान हैं और ये भी गलतियां करते हैं और बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। और जब मैंने उस वक्त आर्टिकल लिखा यहाँ की जो नवाए जंग अखबार में और जज्बा में भी, और मैंने कहा कि इसके बहुत बुरे नताइज निकलेंगे, तो यहाँ के रहने वाले लोग कह रहे हैं कि यार तुम कैसे आके हमें बता रहे हो कि इसके बुरे नताइज निकलेंगे, तुम इटली से आए हो, तुम्हें नहीं पता, हम दुनिया में हमें कभी हमारा सूरज गरूब नहीं हुआ और हम जो है वो अपने मामला को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, ये हमें तुम समझाओगे कि इसके नताइज बुरे निकलेंगे। जो लोकल कम्युनिटी थी उसने बड़ी तनकीद की उस आर्टिकल पर कि जी ये देखिए अब हमें ये बताने लगे हैं। और उसके बाद ये हुआ कि आपने खुद देखा, दुनिया ने अपनी आंखों से, कि जो इसका बड़ा कैंपेनर था उसको उसी दिन रिजाइन करना पड़ा जब इसका रिजल्ट आया। उसने कहा जी कि ठीक है मैं छोड़ता हूँ सारा कुछ। एक खातून को उन्होंने नामजद किया, उस खातून को 2 महीने बाद कहना पड़ा कि मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है, मैं छोड़ती हूँ, मैं दोबारा मेजॉरिटी लेकर आऊंगी। वो दोबारा मेजॉरिटी उसको दी, वो भी मेजॉरिटी ना बन सकी। फिर उसको हर दूसरे दिन ये लगता था कि वो जाने वाली हैं और फिर वो डील लेकर आई, वो डील भी कामयाब ना हुई। फिर दुनिया ने देखा कि जिस दिन उसकी आखिरी तकरीर थी वो रोते हुए अपने वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकली। फिर एक और बंदे को उन्होंने दिया, उसने कहा कि मैं करवा दूंगा, फिर वो रोता हुआ गया। फिर उसने रेफरेंडम यानी उसके अवाम को अपने पार्लियामेंट को कायल करने की कोशिश की, उससे भी ना हुआ। फिर 31 जनवरी की डेट थी, वहां भी ना हुआ। फिर 31 अक्टूबर तक एक्सटेंशन ली, वहां भी ना हुआ। फिर 31 अक्टूबर के बाद मजीद एक्सटेंशन ली कि हमें जो है वो
31 जनवरी 2020 तक दे दें, फिर वहां भी होगा। यानी इस तरह इनको तनहा देखा, इस तरह इनको अपने फैसले पर पशेमान देखा, इस तरह इनको अपने फैसलों पर जो पछतावा करते हुए देखा कि आप सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि ये बहुत काम खराब हो गया, और अब तक की सूरत हाल जो है आज की तारीख में भी कुछ भी वाजिया नहीं है। वाजिया सिर्फ ये है कि जब 31 दिसंबर 2020 को इनका एक्सटेंशन पीरियड खत्म हो जाएगा तो बहुत सी पार्टीज हैं जो ऑलरेडी एसएनपी है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी और दीगर पार्टीज ने मुश्तरका तौर पर गवर्नमेंट को ये दोबारा तजवीज दे दी हुई है कि प्लीज आप कोई नई एक्सटेंशन मांग ले। लेकिन अब ये है कि ये हालत इस तरह की हो गई है कि आप दोबारा एक्सटेंशन ना वो देने के मूड में है, ना ये ले सकेंगे, और 31 दिसंबर को ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद पहाड़ जितने बड़े सवाल हैं जो खड़े हुए हैं कि हम डिफेंस का क्या करेंगे, हम टूरिज्म का क्या करेंगे, हम जो है वो मुश्तरका तौर पर जो इक्तिसादी मामलात हैं उनका हम हल क्या करेंगे। आज की तारीख में कोई वाज़े पैगाम ना इनकी तरफ से है ना यूरोपीय यूनियन की तरफ से। हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत बुरे असरात जो है वो मरतब होंगे। आप सिंपल सी मिसाल ले लें, पहले आप फ्रांस पेरिस से उठते थे और लंदन में फिरते थे, आप इटली से आते थे और मैनचेस्टर पहुंच जाते थे, आपका फोन का नंबर वही चल रहा होता था, आपका इंटरनेट पैकेज वही चल रहा होता था, क्योंकि एक ही कंट्री थी ना। आपको कोई ट्रैवल इंश्योरेंस की जरूरत नहीं थी, आपका मेडिकल कार्ड उसी तरह वैलिड था जिस तरह जर्मनी में है, उसी तरह आपका बर्मिंघम में था। आपका जो है वो ट्रेड्स, आप जो चीज वहां पे खरीदते हैं वो अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो उसमें 1 यूरो या 1 पेनी का भी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। वहां से आप डोवर से निकलते थे ट्रॉली और लॉरीज लेकर, और आप ऐसे ही आपको लगता था कि जबान सिर्फ चेंज हुई है, ना कल्चर डिफरेंट था, ना उनका मतलब ट्रेड के हवाले से तो ऐसे लगता था कि एक जन्नत थी, एक बनी हुई थी 27-28 कंट्रीज की। तो बहुत ही बुरे असरात जो है वो मरतब होंगे। उसके ऊपर ये कोरोना भी आ गया, तो इस पर जो है वो ज़ाहिर है जैसा प्रेडिक्ट किया गया था, जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई इन 2 सालों में, उससे बड़ी प्रॉब्लम्स का पहाड़ आगे हमारे वो सर खोल के जो है ना वो बैठा हुआ है। और उसके अच्छा बारे चौधरी में साहब, आपने जी, तो जी आपने अभी फरमाया कि कोरोना भी आ गया, तो एक तो पहले ही कुछ मसाइल चल रहे थे, और आपको पता है कि बरतानिया की जो इकोनॉमी है, उसकी जो मईशत है, तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो बाहर से पढ़ने वालों के लिए जो वहाँ आते हैं, और ज़ाहिर है कि अपने साथ फॉरेन करेंसी लाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, और उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यूरोप से आने वाले तालिब इल्म थे, दुनिया भर से जाने वाले तालिब इल्म थे। तो एक तो यूरोपीय यूनियन के साथ जो मुआहदा है उसकी वजह से जो है कुछ मसाइल पैदा हुए, और कोरोना की वजह से तालिब इल्मों का जो वहाँ पे जाना है वो भी कम हो गया है, टूरिज्म भी मुतासिर हुआ है। और आप देखें कि जो टूरिज्म से वाबस्ता जितने भी इदारे थे वो भी डिक्लाइन का शिकार हैं। तो क्या यूरोप और खासतौर पे बरतानिया इस सूरत हाल का सामना जो है करने के लिए तैयार है, या क्या सूरत हाल है? बेसिकली ये बिग इकोनॉमीज थी, आप जर्मनी कह लें या फ्रांस या यूरोपीय यूनियन कह लें या यूके कह लें, लेकिन ये चीज जो कोरोना वायरस की आई है इसके लिए जो है वो ज़हनी तौर पर कोई भी कंट्री तैयार नहीं थी। और इसके बहुत खास तौर पर आप कह लें कि जो टूरिज्म है वो तो इस साल में उसका सोचे भी ना कि वो दोबारा अपने पाँव में खड़ा हो सकेगा। आप जो ये एविएशन की जो फील्ड है उसमें कंपनीज ने जहाज बनाना छोड़ दिए हैं, यानी यूएस और जर्मनी तक की जो कार मार्केट है वो 40% नीचे जो है वो गिर गई है। इस तरह टूरिज्म या होटलिंग जो है उसके लिए सब्सिडीज दी जा रही हैं, यानी पूरे जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सब्सिडीज दे रही हैं। अपना यूके भी जो है वो सब्सिडीज देने वाला है। ये 650 लाख की जो है सब्सिडीज टूरिज्म के जो है वो देने लगे हैं। आप देखिए रेस्टोरेंट के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि आप खाना खाने जाएं, आप आधा बिल अदा करना, आधा बिल आपका गवर्नमेंट अदा करेगी, क्योंकि उनका दिल है कि बाहर निकले तो सही लोग जाके खाना खाना तो शुरू करें। आप देखें उनको कह रहे हैं कि आपका वीएटी जो टैक्स है वो हम उनको भी माफ कर रहे हैं टैक्स, कि आपका वो टैक्स जो है वो 20% से 5% कर दिया है, यानी 15% लेस कर दिया। और दूसरी तरफ पे आवाम को कह रहे हैं
کہ آپ پلیز کھانا کھانے جائیں، اگر آپ کھانا کھانے جائیں گے تو ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کے بل کا 50% ہم ادا کریں گے، تاکہ جو وہ یہ صنعت، یہ جو اپنا فیلڈ ہے، یہ دوبارہ اپنا پاؤں میں کھڑا ہو سکے۔ اٹلی آپ کے سامنے 500 یورو پر فیملی دینے والا ہے کہ آپ اگر سیر کو جائیں گے تو ہم آپ کو 500 یورو دیں گے۔ یعنی حکومتوں نے اپنے خزانے کھول دیے ہیں کہ یہ ٹورزم جو ہے وہ دوبارہ اپنے پاؤں میں کھڑا ہو جائے۔ آپ کے سامنے یہ فلائی بی جو ہے فلائٹ، یہ 2000 کے لوگ اس نے جاب لیس کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یو ایس اے کی اپنی ہے وہ تھامس کوک ایئر لائن، وہ بیٹھ گئی ہے، سارے ان کے گھر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بوئنگ جو تھا اس کی پروڈکشن بند ہو گئی ہے، اور مطلب جو ایئر بس ہے ان کی پروڈکشن، یعنی یہ ٹوٹلی دنیا کے لیے ایک بالکل حیران کن سچویشن تھی، بالکل دنیا اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس کے بارے میں ابھی سیکنڈ ویو کا اسی طرح مطلب شور ہے کہ سیکنڈ ویو آنے والی ہے۔ تو سیکنڈ ویو جب آئے گی تو اس کے لیے آلریڈی 5 بلین کا 3 بلین کا جو ہے یو کے نے رکھ دیا ہے کہ ہم NHS جو ہے وہ اپنی نیشنل ہیلتھ سروس ہے اس پر ہم انویسٹ کریں گے۔ تو وہاں پہ آپ کا کویسچن آ جاتا ہے کہ پھر ظاہر ہے وہاں NHS کو چلو وہ 3 بلین تو آپ لگا دیں گے، لیکن لوگ کہاں سے آئیں گے، افرادی قوت تو کہاں سے آئے گی؟ وہ تو آپ نے ظاہر ہے آلریڈی یورپی یونین سے تو لوگ ایک وہ اپنا اٹھتا تھا، رومانیہ سے ایک خاتون اٹھتی تھی، وہ بھی آ کے نس بن جاتی تھی، اور اٹلی سے اور فرانس اور جرمنی اور پرتگال سے بھی بندے فلائی کر لیتے تھے۔ لیکن اب اگر آپ دنیا سے، اگر ان سے تو آپ لیں گے نہیں، 31 دسمبر کے بعد ان کے تو ختم ہو جائے گا، بالکل صحیح۔ تو پھر دنیا کے ساتھ آپ کو معاہدے کرنے جانے پڑیں گے۔ آپ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے ساتھ آپ جا کے معاہدے کریں گے، تو وہاں سے لوگوں کو آپ یعنی لائیں گے تو ان کی برطانیہ ایمبیسی کو جو ہے وہ متبادل منڈیاں جو ہیں وہ تلاش کرنا پڑیں گی، تاکہ وہ اپنا کاروبار جو ہے اور اپنا جو افرادی جو ایک مال ہے، جو ایک ان کے پروڈکشنز ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ نئی منڈیاں جو ہیں وہ تلاش کریں گے، اور یورپ سے ہٹ کے اب ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ باہر نکلنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے ایئر لائنز کا ذکر کیا، تو آپ ماشاءاللہ دنیا بھر کے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ دنیا کی ایئر لائنز جو ہیں وہ بحران کا شکار ہیں، اور ہم نے اپنی قومی ایئر لائن کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑے نازک موڑ پہ جو ہے ایک ایسا جو ہے وہ ایک رپورٹ سامنے آئی کہ جس کی وجہ سے جو ہے ایئر لائن پہلے ہی بحران کا شکار تھی، اور پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ جو 2-3 ادارے جو سفید ہاتھی جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ تھی۔ تو ایسے میں کہ جو پائلٹس کے حوالے سے جو بیان آیا ہمارے وزیر ہوا بازی کا، تو کچھ لوگ تو اس کے حق میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اگر آپ کے گھر میں جو ہے وہ آپ کوڑا جو ہے وہ قالین کے نیچے چھپاتے رہیں گے تو صفائی تو ہو جائے گی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ صفائی نہیں ہوگی۔ لیکن دوسرا عمل یہ تھا کہ اس کو جو ہے جیسے ہمارے خود ہم یونیورسٹی میں ہم پڑھاتے ہیں، تو ہمارے جو ہے وہ ڈگریوں کی تصدیق کا عمل جو ہے وہ کیا گیا، ہم نے اپنی ڈگریاں جو ہیں ان کی نقول دی، اس کی تصدیق ہوئی، اور وہ آپ کو یاد ہے کہ بلوچستان کے جو سابق وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے بڑا دلچسپ بیان بھی دیا تھا کہ ڈگری ہوتی ہے، چاہے وہ اصلی ہو یا جعلی ہو۔ تو اب یہ ہے کہ پائلٹس کے حوالے سے جو ہم نے ایک نیا بیان دیا ہے، تو وہ بیان صحیح ہے یا غلط ہے، اور کیا اس کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے جو پہلے سے مسائل تھے بڑے؟ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس کے حوالے سے؟ اس کا ویری سمپل، آپ اہل علم ہیں، اہل ادب ہیں، ہمیں بچپن میں آپ نے کہانی پڑھائی تھی اس شخص کی جس کا دوست ایک بندر تھا، اور جب اس کے وہ سو گیا اور اس کے چہرے پہ مکھی بار بار آ کر بیٹھ رہی تھی، تو اس کے دوست نے سمجھا کہ یہ مکھی سے تنگ کر رہی ہے تو میں اس کو جو ہے وہ اڑاؤں، تو اس نے چاقو لے کے تو اس کے دوست کی اپنے کی ناک کاٹ دی اس بندر نے۔ یہ نہیں سوچا کہ نقصان، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، گند قالین کے نیچے نہیں چھپانا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، ساری دنیا آپ کو کہے گی کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے معاملات اصلاحات کرنی چاہیے، ساری دنیا آپ کو کہے گی کہ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں ان کو ٹھیک کریں، ساری دنیا آپ کو کہے گی کہ PIA سفید ہاتھی بن گیا، اس کی جو ہے وہ ریفارمز کریں، کوئی بھی جی اس جی چیز کے خلاف نہیں جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مکھی اٹھاتے وقت کیا آپ نے ناک تو نہیں کاٹ دیا؟ یہ آپ کو بہت زیادہ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پہ ہمارے ایک نزدیک کونسل ہے، وہ یہاں پہ اس کے جو ڈرائیورز ہیں وہ پاکستانی ایشین جب آتے ہیں کہ اپنا انڈیا سے، تو پہلا کام آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ برطانیہ میں 3T بہت زیادہ مشہور ہے کہ پاکستانی یا ریسٹورنٹ میں ہوں گے، یا ٹیکسی میں ہوں گے، یا سیکورٹی میں ہوں گے، یعنی یہ انہی 3 شعبوں میں ہم لوگ آتے ہیں۔ تو ٹیکسی جو ہے وہ بڑا ہائی مطلب ارننگ بزنس ہے، یہاں پہ بہت زیادہ پیسہ اس میں بنایا جاتا ہے، تو ہمارے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ فوراً آ کے ڈرائیونگ لائسنس لے کے تو بعد میں ٹیکسی چلانا شروع کر دیں۔
तो उस पर कुछ अखबारात ने रिपोर्ट शाया की कि वो जब ड्राइवर के साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि मुझे फलां जगह ले दो। एक काउंसिल थी यहाँ पे, रोशनडेल उसका नाम है, वहां पे उन्होंने ये कोई शर्त नहीं थी कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर आपको टैक्सी चलानी यानी गाड़ी चलाने का आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको टैक्सी लाइसेंस दे देते थे। तो इस पर हुआ ये कि जब कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे तो उन्होंने कहा, जब उनसे गुफ्तगू की ड्राइवर से, तो ड्राइवर आगे से बोल नहीं सका क्योंकि वो टैक्सी तो बड़ी अच्छी चला लेता था लेकिन लैंग्वेज नहीं आती थी। तो उस पर एक हंगामा, अखबारात में आर्टिकल छपे, उस काउंसिल के खिलाफ केस हुआ कि ये ऐसे ही लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, अब देखें, उस काउंसिल ने तकरीबन 5000 के करीब ड्राइवर्स को लाइसेंस दे दिए हुए थे, लेकिन लाइसेंस देने में कोई जाली नहीं था। लाइसेंस वो बकायदा ड्राइविंग टेस्ट करते थे, बंदा ड्राइविंग सही करता है तो उसके बाद उसको लाइसेंस जारी होता था। लेकिन इंग्लिश जो है वो उसको अगर आती है या नहीं आती, ये उनका काम नहीं था चेक करना कि इंग्लिश आती है या नहीं। वो तो देख सकते हैं कि गाड़ी इसको चलानी आती है या नहीं। अब हुआ ये कि जब ये रिपोर्ट्स छपी, जब केस हुए, तो काउंसिल भी अगर पाकिस्तान के उस वजीर हवाबाज की तरह होता तो काउंसिल कह सकता था कि जी ठीक है जी, कल से सब कुछ बंद, और आप जितने भी ड्राइवर हैं, हमारे ड्राइवरों को इंग्लिश नहीं आती इसलिए बंद। नहीं, काउंसिल ने ऐसा नहीं किया। काउंसिल ने आपने कहा कि जी ठीक है, हम इस मसले को हल करेंगे। जितने बंदे थे उनको लेटर उन्होंने घर में भेज दिया कि जी जितने भी ड्राइवर थे कि आप आराम से टैक्सी चलाएं, आप अपना जो टर्नओवर है वो पूरा करें। जब आप इसको रिन्यू करवाने आएंगे तो उस वक्त प्लीज आप इंग्लिश सर्टिफिकेट लेकर आना किसी स्कूल से, जो बेसिक इंग्लिश है B1 का, वो पास करके आना। हम आपको रिन्यू कर देंगे। अगर आप ये लेकर नहीं आएंगे तो हम आपको रिन्यू नहीं करके देंगे। तो ये तरीके होते हैं, जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, जो माइंड रखने वाले लोग हैं, वो ये तरीके करते हैं कि आप इस तरह मुतनाज़ा नहीं करते। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर वही काउंसिल अखबारात में कह देता कि हाँ जी हमारे 1/3 जो ड्राइवर हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, तो इसका मतलब है कि हंगामा बपा हो जाना था। वो 5000 लोग जो हैं उनकी नौकरियां भी जानी थी, जो कंपनीज उनके जरिए पैसे कमा रही थी वो कंपनीज भी बैठ जानी थी, काउंसिल ने खुद भी बैठ जाना था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन चीजों को ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया, और अब उनके जितने भी ड्राइवर हैं उनके पास इंग्लिश पास सर्टिफिकेट का, क्योंकि अब ड्राइवरों की मजबूरी बन गई थी, सब ड्राइवरों ने वो कोर्स कर लिया बाद में। तो बेसिकली मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदाराना बयान है, और बिल्कुल एक सियासतदान का ये बयान तो हो ही नहीं सकता। शायद गवर्नमेंट जज्बाती थी, अपनी जो साबिक गवर्नमेंट के ऊपर मलबा डालना था या ये शो करना था कि हम बहुत ज्यादा ईमानदार हैं और ये और वो। मेरा नहीं ख्याल कि इससे एक अच्छा इमेज गया है। इससे इमेज आप देखें, अगर ये सिर्फ PIA का मामला होता तो PIA 6 महीने के लिए बैठ गई है, वो तो गई। दुनिया भर में इथोपिया की मिसाल आपके सामने है, मलेशिया के सामने है, ओमान को तमाम जो अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प कहानी छपी है। एक अमेरिका से एक बंदे ने लिया था अपना वो क्या कहते हैं लाइसेंस। तो वो जब पाकिस्तान गया तो उससे गलती ये हुई कि उसने पाकिस्तानी जो है वो लाइसेंस चेंज करवा लिया। जैसे हम पाकिस्तान से आते हैं तो UK में अपना चेंज करवा लेते हैं। अब वो भी मशकूक लिस्ट में शामिल है। उसकी स्टोरी छपी है पाकिस्तानी मीडिया में कि वो कहता है मेरे ऊपर भी ये शक है कि मैंने भी जाली बनवाया। कहता है इससे तो बेहतर था कि मैं अमेरिकन नहीं रखता, पाकिस्तानी लेता ही ना था, कि कम से कम मैं उस चक्कर में तो ना आता। तो ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदारी हुई है, और किसी भी सियासतदान की तरफ से ये बयान बहुत ही बचगाना, और ऐसे उठ के कह देना कि हमारे 1/3 मशकूक है। अब कौन 1/3 जो है उसकी तहकीक करेगा? आप तो जिसके साथ भी बैठेंगे लगेगा कि इसका भी मशकूक ही होगा। जी जाहिर है कि उस पे अगर कोई 2-4 केसेस होंगे भी सही, लेकिन उसने एक पूरी इंडस्ट्री को जो है कोई बहुत बड़ा और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि ये जो आलमी सतह पे या कौमी सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे जो भी इदारा होता है, वो इदारा बुनियादी तौर पर अपनी साख से चलता है, अपनी रिप्यूट से चलता है। तो अगर किसी इदारे की रिप्यूट जो है उसको नुकसान पहुंचता है, तो सिर्फ उस इदारे की रिप्यूट को नहीं होता, उसके पीछे एक पूरी कौम खड़ी हुई है। तो पूरी कौम के हवाले से एक सवालिया निशान जो है पैदा होता है। आप देखें कि हमारा जो कौमी फिजाई कंपनी है, इसकी एक बड़ी रोशन तारीख रही है। इसने दुनिया की बहुत सी एयरलाइंस को जो है गल्फ में आप देख लें कि जिनको इन्होंने जो है वो एक तरबियत दी, और आज जो है वो दुनिया की बेहतरीन जो है फजाई कंपनियां बन गई। तो हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे जो है उसका एक पस मंजर तो जरूर मौजूद है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आपका जाहिर है कि उस पर नजर है। तो पिछले अदवार में थोड़ा सा जो है वो कुछ मसाइल जो है वो रहे हैं, या उन पे पूरी तवज्जो नहीं दी गई, या लोगों की भर्तियां बहुत ज्यादा हो गई।
दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले में हमारे यहाँ जो है वो जितनी परवाजें हैं उसके हिसाब से अमला जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक बोझ है। अब पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि चूंकि अब वो उम्रा और हज की परवाजों से भी अरबों रुपए की आमदनी होती थी, तो वो भी बंद हो गई, और जो रही सही थी तो दुनिया ने वैसे ही जो है वो पाबंदियां लगा दी। तो हमें जो है वो थोड़ा सा जब भी कोई फैसला करें तो हमें उसमें कौमी मफाद को पेश नजर रखना बहुत जरूरी है। अच्छा जनाब, आप इटली के हवाले से जो है वो आपका इटली में क़याम भी रहा जो है वो वहां पे, और आपने इटली के मामलात भी देखे और इमिग्रेशन को भी आप जो है वो उसके हवाले से एक माहिर समझे जाते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि ये इटली के हवाले से जो है और शेंजन जो ममालिक हैं तो उसमें कोई मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान है कोई टूरिस्ट के जाने का, कोई टूरिज्म के हवाले से, या जो टूरिस्ट वीजा जो होता है तो उसकी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इटली में तकरीबन 10 साल जो उनकी सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है उसके इमिग्रेशन ऑफिस का डायरेक्टर रहा हूँ, और जिसका ये जी काम था कि जितनी भी इमिग्रेशन खुलती हैं उनके लिए ना सिर्फ उनके लिए आवाज़ उठाना बल्कि कानून साजी में गवर्नमेंट की जो है वो हेल्प करना, तजावीज़ देना, और जब इमिग्रेशन खुल जाती है तो फिर जितने भी उनके मामलात हैं इमिग्रेंट्स के, वो चाहे उनकी डॉक्यूमेंटेशन की हो, चाहे उनकी नेशनैलिटी लेने की हो, चाहे उनकी फैमिली बुलाने की हो, या उनके डॉक्यूमेंट की रिन्यूअल हो, वो सारा हमारा ही ऑफिस डील करता था। और अब भी जो इमिग्रेशन सही। अभी अभी हाल में इमिग्रेशन इटली में खुली हुई है, जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं, जो पहले से इटली में मौजूद हैं, जो लोग इलीगल वहाँ पे रह रहे थे और जो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या जो लोगों ने असाइलम अप्लाई की हुई थी लेकिन उनको मिल नहीं सके, या जो लोग अभी 8 मार्च से पहले इटली में किसी भी तरीके से पहुंच गए थे, चाहे वो विजिट वीजे पे आए हुए थे, तो उनको गवर्नमेंट ने एक मौका दिया है ये कोविड-19 की सूरत हाल की वजह से। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अफरादी कुव्वत जो है वो हर मुल्क में जो है वो उसका मसला बन गया है, तो उस अफरादी कुव्वत को हैंडल करने के लिए इटली का एक बहुत अच्छा पाकिस्तान के साथ और दीगर ममालिक के साथ मुआहदा था कि वहां से हर साल लोग सीजनल वर्क के लिए लोग आते थे। ये भी बदकिस्मती कह लें, पता नहीं, शायद ये गवर्नमेंट चूंकि पाकिस्तान की नई है तो इनको तजर्बा भी नहीं है, तो ये बहुत सी चीजों में जो है वो बहुत ही सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। जो पिछले 10-15 साल से लोग आ रहे थे वो पता नहीं क्या वजह है, अकेला पाकिस्तान जो है ये उस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करवा सका, और पिछले साल से पाकिस्तान से लोग अब इटली नहीं आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है हालिया गवर्नमेंट की। उसके बाद जी अब बिल्कुल। जो लोग वहां पे मौजूद हैं उनको बड़ा फायदा है, वो वहां पे अपनी इमिग्रेशन ले सकते हैं, सिर्फ उनको यही शो करना है कि मैं इधर रहता हूँ, सिर्फ उनको कोई काम का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा कि मैं, उन्होंने 3 शोबे ऐसे हैं जिसमें काम के लिए उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक वर्कर जो है वो अपना इमिग्रेशन ले सकता है। इस तरह आप देखें पुर्तगाल जो है उसने जो लोग वहां पे मौजूद थे उनको कहा है कि आप यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि कोविड की सूरत हाल में आप अपने आप को लीगली समझे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर कुछ ऐसे लोग होंगे जो लीगल नहीं होंगे और वो कैंप्स में रह रहे होंगे तो वो इस बीमारी के फैलाव का बायस भी बन सकते हैं। तो अगर लीगल होंगे तो जाहिर है उनका चेक किया जा सकेगा। इसी तरह अपना बरतानिया ने कहा है कि जिनके जितने भी लोगों के वीजे लगे हुए हैं जो पहले पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से लगे हुए हैं, तो वो अगर एक्सपायर भी हो जाते हैं तो वो वैलिड हो गए हैं, वो दोबारा होम ऑफिस से रब्ता करें तो आ सकते हैं, चाहे वो सियाहत का वीजा ही क्यों ना हो। सियाहत के लिए तो जैसे आपका क्वेश्चन है, तो अब ये जितनी भी हुकूमतें हैं ये जोर डालेंगे कि लोग हमारे पास आए। अब लोगों के ये इनके पास कोई इस वक्त जो सूरत हाल है वो आना ही नहीं चाह रहा। ये कोविड-19 ने दुनिया की सारी पॉलिटिक्स और सारी जो है ना जो समाजी असरात जो है वो टोटल दुनिया को चेंज करके इन्होंने रख दिया है। दिलचस्पी जी की बात बिल्कुल यह है सही। कि जो इस वक्त यूके में जो लोग हेल्थ से वाबस्ता जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, ये वो जिनके खत्म होने वाले थे वीजाज, उनको कह दिया गया है कि आप अपने वीजाज एक्सटेंडेड समझे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इधर ही रहें। इस तरह जो अब मसला जिस तरह जब ब्रेग्जिट के बाद अब दोबारा ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रोग्राम बना चुकी हुई है यूके भी कि ये भी लोगों को सीजनल वर्कर के लिए और जो स्किल्ड वर्कर है उनको लाने के लिए ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स का आपको पता है कि सारा एक किस्म के दड़ाम करके नीचे गिर गया ये सारा
उनका जो यूनिवर्सिटीज हैं वो तो यूरोप की इजी बेस पर चल रही थी, और अब ये ब्रेग्जिट होगा तो ये जो तलबा इधर से उधर मूव कर रहे थे वो भी वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो उसके बाद नए मौके जो है वो दुनिया भर में रहने वाले लोगों के लिए पैदा होंगे। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे या जो पढ़ रहे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे मौके में वो जो इलीगल तरीका है, जो लोग जाके दरियाओं में और सहराओं से पार करने की कोशिश करते हैं और जिंदगी और मौत का जो है वो अपने लिए एक रिस्क लेते हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं, तो उस चीज की अब जरूरत नहीं रही दुनिया में। अब इतना भी कोई नहीं दौड़ लगी हुई कि आप अपनी जिंदगी को जो है वो खतरे में लगा लें, और बहुत जल्द इंशाल्लाह अच्छे असरात भी होंगे। जैसे वो कहते हैं ना, सेकंड वर्ल्ड वार बहुत बुरी थी लेकिन उसका अच्छा असरात पाकिस्तानियों के लिए ये बना कि उनको आज़ादी मिल गई इंडिया को, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ गई। तो इसी तरह ये जो आपने सुना होगा कि अपना जो ट्रंप साहब हैं ये डिपोर्ट करने लगे थे स्टूडेंट्स को कि जी अब आपकी ज़रूरत नहीं रही, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो वो उनको फैसला वापस लेना पड़ा है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इस पर मज़ामत हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस यूरोप में, यूके में और दीगर ममालिक में आने वाले हैं। आप थोड़ा सा सब्र का अगर मुजाहरा करेंगे तो बहुत से मौके पैदा होंगे इमिग्रेशन के हवाले से। ये मैं आपको ज़ाती तौर पर कह रहा हूँ, ये बहुत सी चीज़ें तो अभी 2-3 महीने के अंदर हो गई हैं, तो आप देखें कि बाद में जो है वो सूरत हाल क्या बनेगी। और जो NHS की 3 बिलियन की अगर इन्वेस्टमेंट यूके करने वाला है तो जाहिर है ये लोग ढूंढने के लिए भी निकलेंगे। और अगर आप अपने आप को प्रोफेशनली तैयार कर लें, अगर आप अपने आप को जो है वो अच्छी एजुकेशन ले लें, ऐसे शोबे जिनकी ज़रूरत है, जैसे ये हेल्थ का शोबा है, ये अकाउंटेंसी का है, या दीगर ऐसे जो है वो, अगर आप बिल्कुल मजदूर बन के बैठ जाना चाहते हैं तो वो उसके लिए मौके नहीं पैदा होंगे। और यही आपके प्रोग्राम की वसातों से ये मैं कहूँगा कि कुछ काम हुकूमतों के करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको इटली की मिसाल दी कि गवर्नमेंट की नाकामी है हुकूमत पाकिस्तान की कि वो माहदा रिन्यू नहीं करवा सकी। क्यों नहीं करवा सकी, इसमें ये क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए। लेकिन अब भी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बाकायदा यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस ऐसे कोर्सेज करवाते हैं जो उन ममालिक की लैंग्वेज सिखाते हैं। जैसे मैं आपको इटली की मिसाल दे सकता हूँ कि इटली के लिए इजिप्ट, मोरक्कश, ट्यूनिस ऐसे ममालिक में बाकायदा मौजूद हैं जो इटालियन के कोर्सेज करवाती हैं। उसके बाद वो खुद इटली गवर्नमेंट से राब्ता करते हैं कि जी हमारे पास आपके जो लेबर है फलां डिपार्टमेंट की, वो आपकी लैंग्वेज भी बोलती है, यानी खाली वो ये नहीं है। तो इस तरह के जो चीजें हैं वो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनको यूटिलाइज करना चाहिए, हमारे जो इदारे हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए और नई राहें तलाश करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे जब दुनिया में जाएं तो वो बाकायदा प्रिपेयर्ड हों, स्किल्ड हों, ताकि वो दुनिया को जाकर अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी एक अच्छा रिज़्क कमाने का सबब बन सके, और हमारे मुल्क के लिए भी वो ये ना हो कि उनकी पहचान ये है कि वो सिर्फ जी बिल्कुल, आपने चौधरी साहब बहुत अच्छी बात की है। सबसे पहली बात तो ये है कि जान है तो जहान है, कि हमने जो है वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अगर हमने गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया और समंदरों और सहराओं को अबूर करके जो है अगर हम रास्ते में ही कहीं जो है वो खुदा ना खास्ता जान से गए, तो ना हमारे घर वालों को, हमने पीछे घर वालों के लिए भी ज़ाहिर है कि हम एक मुस्तकबिल के लिए एक सहारा बनने के लिए जाते हैं। तो इस तरह के रिस्क लेने की बजाय उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम जो है वो हुनर जो है वो इख्तियार करें, कि हम कोई हुनर सीखें, कोई ऐसा हुनर जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो। क्योंकि खाली लेबर करना या सिर्फ़ एक टैक्सी चला लेना जो है, और वो ज़ाहिर है कि कितने लोग टैक्सियाँ चला सकते हैं, एक महदूद तादाद में ज़रूरत होती है। तो अगर हर बंदा जो है वो ये सोचे, और जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं, अगर आप उस मुल्क की ज़ुबान भी सीखें, तो उसमें आपके जो है वो इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि सेहत का शोबा है, अकाउंट्स का शोबा है, तामीरात का शोबा है, इस तरह बेशुमार शोबे हैं जहाँ पे जो है वो हमें मेहनती और हुनरमंद कारकुनों की ज़रूरत है। और पाकिस्तानी अगर स्किल्ड होंगे, हुनरमंद होंगे, तो दुनिया भर में जो है उनकी ज़रूरत होगी। तो ज़ुबान भी सीखें और कोशिश करें कि जायज़ तरीका और बेहतर तरीका जो है वो इसको इख्तियार करें। तो जनाब, आप माशाल्लाह बरतानिया में मुकीम हैं और मैनचेस्टर में जो है आपसे मुलाकात हुई, और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बड़ी फ़ाल है वहाँ पे, और बहुत सी एसोसिएशंस जो हैं उनसे भी जो है वो हमारा राब्ता हुआ जब मैं मैनचेस्टर गया। और शिराज अली साहब जो वहाँ पे
वहाँ की यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाते हैं, तो माशाल्लाह उनसे बहुत दोस्ती और मोहब्बत का ताल्लुक है। तो मैंने जो है वो बहुत बार जो है वो बरतानिया गया, लेकिन मैंने देखा कि मैनचेस्टर के जो पाकिस्तानी हैं, वो बड़े एक उसमें एनर्जी है, और तकारीब करना और कम्युनिटी को लेके चलना, और उनमें जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के साथ एक मैंने देखा कि हर वक़्त जो है कोई ना कोई टीवी चैनल लगा हुआ है, और पाकिस्तान के बारे में लम्हा-बलम्हा खबर जो है वो रखते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि आप जैसे सहाफ़ियों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप लोग जो हैं, वहाँ रहते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी ताल्लुक बहाल रखते हैं, और पाकिस्तान के साथ एक ताल्लुक जो और एक मोहब्बत है। आप देखें ना कि जो गैर मुल्की हैं, अगर वो ज़र मुबादला नहीं भेजें, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए स्टेबल होना, आगे चलना जो है, वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप जैसे पाकिस्तानी जो है, जो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपका जो है वो वहाँ पे मैनचेस्टर की क्या सूरत है इस वक़्त, जो है वहाँ पे पाकिस्तानी जो एक सकाफ़ती सरगर्मियाँ भी मैंने सुना है कि होती हैं, और अदबी और सहाफ़ती, तो ये इनका क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो है वो एक रिश्ता बनाने में? जी, बेसिकली आप को अंदाज़ा है, आप यहाँ के टीचर्स से भी मुलाकात कर चुके हैं, जैसे शहराज अली साहब से आपने हवाला दिया, तो उनके साथ मुझे मौका मिला कि हम मुख्तलिफ बरतानिया के दीगर शहरों में भी गए, और उर्दू ज़ुबान जो है उसकी तरवीज में बहुत अहम किरदार अदा हो रहा है, ख़ासतौर पर मैनचेस्टर में। और मैनचेस्टर में इस वक्त जो चौथी बड़ी ज़ुबान है वो उर्दू जो इस्तेमाल हो रही है, और इस तीसरी, और बर्तानिया भर में ये जो है वो चौथी लैंग्वेज है। तो इसके अलावा जो यहाँ के बॉर्न पाकिस्तानियों के बच्चे हैं वो भी, और जो दीगर ममालिक से लोग आए हुए हैं वहाँ पे भी बाकायदा वो उर्दू में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, उर्दू सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जॉब के हवाले से भी बड़ी अच्छी होगी, और उनके जो है वो फ्यूचर के लिए बड़ी, मुस्तकबिल के लिए बड़ी अच्छी साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे सही। कम्युनिटी जो है वो एक वास्ट मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी रह रही है। और जहां तक आप सकाफत की बात करते हैं, तो इस वक्त मैनचेस्टर जो है वो एक किस्म का, आप कह लें कि एक दिन में शायद 3-3 प्रोग्राम होते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो अपना रिश्ता पाकिस्तान से बना के रखे हुए हैं। 2-3 चैनल हैं लगातार टीवी के जो नशरियात 24 आवर पेश कर रहे हैं, 2-3 रेडियो के चैनल हैं जो नशरियात 24 आवर पेश कर रहे हैं, लोकल चैनल जो हैं, इसके अलावा जो लोकल लोगों को मौका देते हैं, अपने अवाम को शऊर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सहाफ़ी बड़े वाइब्रेंट हैं, कम्युनिटी जो है वो बड़ी इस हवाले से डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, एक दूसरे के साथ बड़े गहरे रब्त हैं, गहरे तल्लुकात हैं लोगों के। और आप जैसे जब अहले इल्म आते हैं या अहले सियासत आते हैं या फनकार आते हैं, हमारे सकाफत से वाबस्ता लोग आते हैं, तो उनके लिए प्रोग्राम का इनेकाद करना, और एक बड़ा जो है वो गहरा ऐसा, अगर मैनचेस्टर में मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा रहता है तो उसको ये कमी महसूस नहीं होती कि वो अपने वतन से दूर है। एक मिनी पाकिस्तान जो है वो उन्होंने आबाद करके रखा हुआ है। लेकिन जाहिर है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो करने वाली हैं, जिन पर बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। बदकिस्मती से ये कोविड-19 की जो सूरत हाल पैदा हुई बरतानिया में, उसमें जो तीसरी बड़ी जो कम्युनिटी अफेक्ट हुई वो एशियन कम्युनिटी है। 1/3 जो है वो हमारे लोग हैं, 34% के करीब जो लोग हैं वो हमारे जो है वो अफेक्ट हुए हैं। उसकी वजह यह है कि अभी बहुत से लोग हमारे, वो अपने कल्चर को आप उसको इल्जाम दे लें या उनके लिविंग स्टैंडर्ड को कर लें, कि वो अभी चीजों को उस तरह सीरियस नहीं लेते। जो मीडिया जो फेक न्यूज फैलती हैं दुनिया में, उसके जेर असर आ जाते हैं, कि जैसे हमारा एक जनरल परसेप्शन बना हुआ था कि जी ये कोविड तो ये है कोई नहीं, ये बस हमें आलमी साजिश है, ये मतलब कुछ नहीं है। तो उसका जो है वो असर ये हुआ कि हमारे लोग बहुत बुरे तरीके से इससे मुतासर हुए, बहुत से लोग फौत हुए, और अब आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी को समझ आना शुरू हुई है कि नहीं, बहुत सी चीजें जो ऐसी हैं उसके लिए हमें फेक न्यूज की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो रियलिटी है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो बदकिस्मती से हमारे बहुत से ऐसे मतलब इल्मी नुकात ऐसे हैं जो शायद किसी इल्म वाले को ही मौका देना चाहिए कि वही उन पर गुफ्तगू करे, उस पर हम हर बंदा
ایک مفتی بھی بن جاتا ہے کہ نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں، جس دن آنی ہے اس دن آنی ہے، جو قبر کے اندر ہے وہ قبر کے اندر ہے. حالانکہ نہ تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب جو سب سے پہلے ہمارے اوپر لازم کرتا ہے کہ جب ہم ٹھیک نہ ہوں تو ہم ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ہمارے اوپر لازم کرتا ہے کہ ہم نے اگر اپنے منہ کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے جو ہے وہ گھٹنے کو ہمیں باندھنا چاہیے. سب سے تو وہ جو خرابیاں ہمارے ادھر کلچر میں ہیں وہ بھی بدقسمتی سے ہماری کمیونٹی میں ابھی ہیں، لیکن اب اس چیز کو جب احساس ہوا ہے، لوگوں کو نظر آنا شروع ہوا ہے کہ جو لوگ زیادہ ایکٹیو تھے، جو لوگ زیادہ لوگوں سے مل رہے تھے، جو لوگ ان ہدایات پر عمل نہیں کر رہے تھے جو حکومت برطانیہ ان کو کہہ رہی تھی، وہی زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں. تو اب لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہوا ہے کہ نہیں یہ بہت غلط ہوا ہے، اور اب لوگ تھوڑا احتیاط کرنا شروع ہوئے ہیں. تو جہاں اچھائی چیزیں خیر ہماری دوسری، اسی طرح ہماری دوسری سائڈ پہ وہ بھی ہیں. باقی جہاں تک یہاں پہ لوگوں کی ایجوکیشن کا ہے، یہاں پہ بچیاں اور بچے لائرز، پولیس اور اکاؤنٹنسی اور ان شعبوں میں آگے آ رہے ہیں. اب جو پہلی جنریشن وہ نہیں رہی کہ جو صرف سیکورٹی اور اس کی طرف اپنے ریسٹورنٹ کی طرف ہی جاتی تھی. اب لوگوں کے بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کے اندر یہ آگہی پیدا ہوئی ہے، شعور پیدا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ بہت بڑا ایک سکوپ یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ چونکہ بچے اب بہت زیادہ اردو پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک سکوپ ٹیچنگ کا ہے. جو ہمارے لوگ پاکستان سے آتے ہیں وہ اگر اس حوالے سے آئیں تو اردو کو جو ہے وہ ہم اس میں پورے برطانیہ میں بھرپور طریقے سے پھیلا سکتے ہیں. اور اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ وہاں سے اگر آتے ہیں تو ان کے پاس ایجوکیشن اردو کے حوالے سے بھی ہو، تاکہ وہ ان کو ایک اچھی جاب جو ہے وہ وہاں پہ اسکولوں میں مل سکتی ہے. جیسے شراز علی صاحب کی آپ نے خود ہی مثال دی، جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اردو کو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کرنے کے حوالے سے. جی اچھا چودھری صاحب، یہ جو پاکستانی اور جو تارکین وطن برطانیہ میں رہ رہے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ دو تین نسلوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور دوسری یا تیسری نسل میں جو ہے تو ان کے بچے جو ہیں وہ بالکل مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جب میں وہاں پہ گیا تو اکثر میں نے والدین کو تھوڑا سا فکر مند دیکھا کہ بچوں کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس تہذیب کے جو ہے وہ منفی اثرات سے ان کو محفوظ رکھیں، یا کس طرح سے ان کو اپنی اقدار، اپنی تہذیب کے ساتھ جو ہے جوڑیں، اور اپنی زبان. کیونکہ بچے جو ہے وہ اسکولوں میں نے دیکھا کہ ان کے لیے اگر اردو، کیونکہ برطانیہ میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ چوتھی بڑی زبان ہے اردو، اور بہت سے تعلیمی اداروں میں جو ہے اس کی آفر کی جاتی ہے، لیکن بہت سے بچے جو ہیں وہ اردو اسکرپٹ سے گھبراتے ہیں، رسم الخط سے گھبراتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی تہذیب سے، اپنے اقدار سے، اپنی جڑوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ نے وہاں رہتے ہوئے کیا محسوس کیا؟ اس مسئلے کو کس طرح سے جو ہے وہ بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ جی ایک تو مثال میں نے سب سے پہلے یہ دی کہ بہت سے ایسے اسکول ہیں جہاں پہ اردو ٹیچر ہے ہی نہیں، یعنی مل نہیں رہے، اور اس کی وجہ سے وہ اسکولز اور کالجز جو ہیں ان کے پاس ایک ویلڈ وجہ ہے کہ بھائی ایک آپشنل لینگویج تو انہوں نے پڑھانی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ٹیچر ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کو اسپینش پڑھائیں گے، وہ آپ کو فرینچ پڑھائیں گے، آپ کو جرمن پڑھائیں بالکل. گے، اٹالین پڑھائیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری اس کمیونٹی کو اس چیز سے آگے اب نکل کے سوچنا پڑے گا کہ ہم پہلے ریسورسز تو دیں. جیسے اگر آپ کی بچی کہتی ہے کہ مجھے میں کسی میل ڈاکٹر کو نہیں دکھاؤں گی، مجھے لیڈی ڈاکٹر چاہیے، تو پہلے کوئی خواتین کو آپ اس جانب کوئی ڈاکٹر بنوائیں گے تو پھر ظاہر ہے نا وہ اس طرف آئیں گے. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اقبال پڑھیں، غالب کو پڑھیں یا فیض کو پڑھیں، تو آپ پہلے اقبال، غالب اور فیض پڑھانے والا تو ان کو پرووائڈ کریں نا، جو کہے کہ ہاں جی میں آپ کو پڑھاتا ہوں. تو اس کے لیے بہت زیادہ، سب سے زیادہ تو یہ ضرورت ہے کہ سب سے پہلے کوشش کی جائے اپنے بچوں کو اس طرف ایسی مسالے کی جائیں کہ جو بچے ان کی جو ہے وہ تربیت کا سامان ہو سکے. دوسرا جو ہے وہ ہماری بڑا اچھا رول آلریڈی پلے کر بھی رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، وہ ہماری مساجد ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس سائڈ پہ بھی ہم اتنا جو خرچہ مسجد جو ہو سکتا ہے ہم وہ 1,000,000 پاؤنڈ کی بنا دیں، لیکن جہاں وہاں پہ جو ٹیچر ہم نے لا کے رکھنا ہے، جس نے تربیت کرنی ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے کلچر دکھانا ہے، جو ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہوئے یہ نہ ہو کہ وہ اپنے پڑوسی سے نفرت کرنا شروع کر دے، یہ نہ ہو کہ وہ دیگر مذہب والوں سے نفرت کرنا شروع کر دے. یعنی وہ پہلے ڈائیورسٹی کو سمجھتا تو ہو، وہ ایک ہیوج جو ہے وہ سیناریو میں یہ تو دیکھے کہ میں اگر
मेरे जो पड़ोसी है वो एथोपियन हो सकता है, वो अपना क्रिश्चियन हो सकता है, वो बुद्ध मजहब, वो हिंदू हो सकता है। तो हमें जरूरत है कि जितनी महंगी हम मस्जिद बनाते हैं 1.5 मिलियन पाउंड की, 2 मिलियन पाउंड की, काश हम उसके लिए टीचर भी उसी लेवल का जो है वो लेकर आए जिसकी तनख्वाह 3000 पाउंड हो, जो बाकायदा किसी अच्छी इदारे से, अल अज़हर यूनिवर्सिटी से या किसी बिग इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और जो है इस्लाम का एक वो, मुस्बत जो है वो लोगों जी के जी, सामने एक ताकि वो मुस्बत तासुर जो है वो दे। जी बिल्कुल। असल मसला ये बनता है कि बच्चे वहां पे बैठ के पढ़ते हैं, डिजिटल जो है वो उनका ब्लैक बोर्ड जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो एलसीडी टीवी और एलईडी टीवी इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में बैठे, और उसी बच्चे को हम जब मस्जिद भेजते हैं तो उसको कहते हैं कि आप तू टाट पे बैठ और मतलब जो है वो रेल पे बैठ के और झूम के पढ़, और तुम्हें तर्जमा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बिग जो है वो एक उनके दरमियान आ जाती है खलीज। इस खलीज को दूर करने की जरूरत है। कम्युनिटी सेंटर्स को मजीद मजबूत करने की जरूरत है कि कम्युनिटी सेंटर सिर्फ टी पार्टीज ना हो, सिर्फ ईद मिलन पार्टीज ना करें, सिर्फ ये ना हो, बल्कि वो एजुकेशन के हवाले से भी करें और बच्चों की तरबियत के हवाले से लेक्चर्स का एहतमाम हो। आप जैसे अहले इल्म अदब आकर बैठकर उनको गुफ्तगू करें और उनको बताएं कि आपके प्रोग्राम का मुझे टाइटल बड़ा पसंद है जी, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज एक बन चुकी है दुनिया, और अब इससे आप किसी दूसरे से राब्ते के बगैर आप नहीं रह सकते। अगर आपके मौलवी साहब आपको पढ़ा रहे हैं कि आपके जो दूसरा काफर है उससे दोस्ती नहीं हो सकती, तो वो एक बिल्कुल ही अजीब सी चीज आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल विलेज नहीं वो आपको पढ़ा रहे, वो आपको सोसाइटी से काट रहे हैं, वो आपको सोसाइटी से अलहदा कर रहे हैं। और बदकिस्मती से बरतानिया में ही मसाले मौजूद हैं कि बहुत सी फैमिलीज जो हैं उन्होंने समझा कि शायद वो इस्लाम की खिदमत करने लगी हैं, और बहुत सी बच्चियां यहाँ पे स्कूलों में पढ़ने वाली, अभी कल की जो हेडलाइन है वो यहाँ से सीरिया चली गई, और बिल्कुल ही एक गलत पैथ पे चली गई, एक ऐसी दुनियावी जन्नत की तलाश में वो निकल खड़ी हुई, जो कि एक कॉमन सेंस की बात है। कोई भी बच्चा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी बच्चे इस तरह नहीं सोचते होंगे कि इस्लाम की खिदमत जो है वो इस तरह भी हो सकती है कि जाके बाकायदा हथियार उठा लें और जो है वो, तो ये चीजें जो है इसमें अभी बहुत ज्यादा काम बाकी है जो करने वाला है। और अगर कोई बच्चा यहाँ से उठ के चला गया है सोसाइटी से, तो उसका मतलब है कि कोई हमारे टीचर्स में कहीं पे कोई ऐसी चीज, सवालिया निशान है कि जिन पर उनको गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस तरह तरबियत करें कि ये जो हमारी रवायात हैं जिन पर हमें फख्र है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी है, जिसमें दूसरे के लिए काइंडनेस है, एहतराम है, दूसरे के मजहब के बारे में, दूसरे के अकीदे को एक साइड पे छोड़ के उसको बसियत इंसान जो रवायात हमारे मजहब की हैं वो हमें उन पर फख्र है, वो कोई दिखाने वाला आए, वो कोई पढ़ाने वाला आए, तो हमारे बच्चे एक मिसाली बच्चे बन सकते हैं और दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम बन सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने चौधरी साहब बहुत खूबसूरत बात की है कि असल में बात ये है कि जो मदरसों में पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, तो वो उनकी अपनी तरबियत भी उन्हीं मदरसों में हुई है। तो जब तक आप उन मदरसों के तालिब इल्मों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास नहीं कराएंगे, जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे कि आप एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, जहाँ पे दुनिया जो है वो एक और तरह की दुनिया जो है वो वजूद में आ चुकी है, तो जब तक आपका एक कम्युनिकेशन का एक इब्लाग का सिलसिला जो है वो बेहतर नहीं होगा और आप दुनिया को समझ के नहीं चलेंगे। अब देखें कि एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ये है कि मगरिब में, यूरोप में जो है वो इस्लाम के हवाले से बाज़-औक़ात एक मनफ़ी प्रोपेगेंडा है जिसको हम इस्लामोफोबिया जो है वो कह रहे हैं। तो असल में बात ये है कि इस्लाम का तो मतलब ही सलामती का मज़हब है, कि इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम देता है। इस्लाम जो है वो तमाम इंसानों को जो है वो रंग, नस्ल, ज़ात-पात से मावरा होके बतौर इंसान अहमियत देता है और इंसान की जो है वो तौक़ीर का पैगाम देता है, इंसान की कद्र का पैगाम देता है। और अगर एक इंसान का कत्ल होता है तो उसे पूरी इंसानियत का कत्ल कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि असल चीज़ ये है कि इस्लाम में तो इंसानी अक़दार को जो है वो अव्वलियत दी गई है। इस्लाम का हुस्न जो है वो हुस्न अख़लाक़ में है। इस्लाम जो है वो इबादत के साथ-साथ जो है वो हमारे जो अमाल व अफ़आल हैं उनमें खूबसूरती पैदा करता है। लेकिन शायद बदकिस्मती से जो मुसलमान हैं वो दुनिया के लिए रोल मॉडल नहीं बन सके, कि वो जो इस्लाम की जो वैल्यूज़ हैं वो उनकी शख्सियत में मुनक्किस नहीं हो रही, तो इसीलिए दुनिया जो है
کو, और दुनिया में कुछ लोग जरूर शरारती होते हैं, गड़बड़ होती है, और उसको पूरी एक पूरी सियासत भी मौजूद है उसके पीछे, और उसके पीछे जो है कि आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, जानते हैं, और दुनिया का जो एक मंजरनामा है, तो उसमें जो दहशतगर्दी है उसके पीछे भी कुछ ताकतें हैं, कुछ अवामिल हैं। तो असल चीज़ ये है कि जो मासूम ज़हन है, जो एक स्लेट की तरह जो है, या एक कोरे कागज़ की तरह एक बच्चा हमारे सामने आता है, तो उस बच्चे को आपने जो है वो किस तरह वैल्यूज़ सिखानी है, किस तरह उसको सिविक सेंस सिखानी है, किस तरह उसको बताना है कि ग्लोबल विलेज में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसे ज़िंदगी किस तरह गुज़ारनी है, दुनिया के साथ मिलके किस तरह चलना है। अब जैसा कि आपने कहा कि इस दौर में हम आइसोलेट होके, दुनिया से कट के नहीं चल सकते। अगर हम दुनिया से कटेंगे तो बहुत पीछे रह जाएँगे। हम वो बिल्कुल पुराने जो है गार के ज़माने में नहीं हैं, हम जदीद दौर में हैं, और जदीद दौर में आप देखें कि ये जो सहूलियात है, वो दुनिया के किसी भी गोशे के लिए, किसी भी मुल्क के लिए शजरे ममनुआ नहीं है। हर बंदा जो इंटरनेट तक एक्सेस करता है, वो पूरी दुनिया उसकी उँगलियों की पोरों में सिमट आती है। तो आप जो है कुछ आखिर में हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें, आपके दिल में कुछ बात हो कि आप चाहें कि आप अपने जो एक ग्लोबल विलेज के तनाजुर में आप कुछ कहना चाहें? जी, बहुत शुक्रिया। मैं यही दो तीन बातें हैं। एक तो इमिग्रेशन मेरा शोबा है, तो उस हवाले से मैं ऑलरेडी लोगों को अपील कर चुका हूँ कि प्लीज़ अब अपनी ज़िंदगियों के साथ ना खेलें, और जो लीगल रास्ते हैं, जो कानूनी रास्ते हैं, वो तलाश करें और उनके ज़रिए आएँ। दूसरी जानब हमने बात की तरबियत के हवाले से, और आपके प्रोग्राम के वसातत से ही मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अब बहुत जल्दी अपनी जो नज़रियात हैं उनको दोबारा नए तरीके से जो देखने की ज़रूरत है। अहले इल्म के पास बैठें, इल्म जो है वो आपकी मीरास होनी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार-बार इसी चीज़ पर ज़ोर दिया है कि जो है वो आपकी तो जो फेमस दुआ है वो यही है कि रब्बे ज़िदनी इल्मा। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को इल्म की तरफ और रोशनी की तरफ जो है वो लेकर जाएँ, ताकि वो जाने कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गलत तरीके से समझा दी गई हैं। तो जब इल्म होगा, जब रोशनी होगी, जब उनको हिदायत नसीब होगी, तो वो ना सिर्फ अपने लिए एक अच्छे शहरी बन सकेंगे, बल्कि एक हमारी जो अपना मज़हब के लिए भी और अपने माशरे के लिए भी और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी एक फ़ख्र का सबब बनेंगे। आप अगर यूरोप के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो सबसे बेहतर तरीका, अगर आपको ये शिकायत हैं कि आपके मसाइल हल नहीं हो रहे, अगर आपको ये शिकायत हैं कि आपके इस्लामोफोबिया का शिकार हो रहे हैं, अगर आपको ये शिकायत हैं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन या तसब का इजहार हो रहा है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप दीगर शोबाहात की बजाय अपने बच्चों को अगर यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में भी पेनिट्रेट करवाएं और उनको ये मौका दें कि वो जो है वो पॉलिसी मेकिंग में बैठे हुए हों, वो हालात उनके कंट्रोल में हो, चेंज करने के मामलात में हो, तो यही सबसे बेहतर तरीका होगा। इस वक्त दुनिया से कट के रहने का कोई जवाज नहीं है। ये ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और इस ग्लोबल विलेज में आप अहम किरदार तब अदा कर सकते हैं जब आप इस ग्लोबल विलेज का हिस्सा होंगे। तो अपना हिस्सा जो है वो हासिल करने की कोशिश करें, उसको इस तरह ना छोड़ दें कि जो है वो आप कहें कि नहीं जी, मेरा तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अब आपको इन सोसाइटीज़ में, इन माशरों में अपने आप को मनवाना पड़ेगा, और हमारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इस वक्त लंदन का मेयर जो है वो पाकिस्तानी ओरिजिन से है। इस वक्त मैनचेस्टर का मेयर जो है वो पाकिस्तानी। आपने बहुत खूबसूरत बात कही। जी सर, जी। इस तरह दीगर जी, माशाल्लाह आपने अगर बहुत आप खूबसूरत बात कही है। हाँ जी, जी सर। तो चौधरी साहब, हम ये समझते हैं कि उर्दू को जो है, आखिर में बस एक मुख्तसर सी बात आपसे, कि उर्दू को जो है वो कौमी ज़ुबान के तौर पे उसका निफाज जो है वो आज की एक अहम ज़रूरत है। दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम जो हैं वो उन्होंने अपनी ज़ुबानों से मोहब्बत की, और उनकी तरक्की में एक अहम सबब जो है उनकी ज़ुबान का भी है। तो आप एक मुख्तसर सा कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या उर्दू को नाफ़िज़ होना चाहिए, या क्या इसका के हवाले से आपकी क्या राय है? जी, बेसिकली मुझे तो जब भी आपकी वो बात याद आती है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, तो मुझे हंसी मेरी दोबारा निकल जाती है कि जब पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि उर्दू नाफज की जाएगी, तो उसका जो सर्कुलर था वो भी इंग्लिश में आया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बदकिस्मती है हमारी। हम ये सुनते आए हैं, दावे तो होते रहे हैं कि कौमी ज़बान को जो है वो उसका मकाम मिलेगा, लेकिन
बदकिस्मती से मैं आपको अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि इटली के आप टीवी स्टेशन लगाकर बैठ लें, आपको पूरे 24 घंटे की नशरियात में जितने भी चैनल हैं वहाँ पे आपको एक लफ्ज़ इंग्लिश का नज़र नहीं आएगा। आपकी खबरें इटालियन में होंगी, आपकी फिल्में जो है वो इटालियन में होंगी, इवन के बॉलीवुड की फिल्में जो हैं आप देखेंगे कि वो शाहरुख खान और काजुल भी जो है वो बैठ के इटालियन लैंग्वेज में आपसे बात कर रहे होंगे। तो ये ममालिक जो है, ये इटली जो है तीसरे चौथे नंबर पर था टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो ये लोग कैसे वहां पे पहुंच गए? इटली जो है वो आर्ट के हवाले से, फैशन के हवाले से और अदब के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से ये दुनिया में लीड करता रहा है अभी तक, और एक वाज़ेह अपना जो है वो उसने प्रोग्राम रखा है। लेकिन आप यकीन करें कि वहाँ के किसी प्रोफेसर को, वहाँ पे किसी को, किसी शोबा जिंदगी को, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी जो है वो सरकारी ऑफिसर को, किसी फौजी को जरूरत नहीं है कि वो इंग्लिश सीखे और इंग्लिश में बात करे। वो इटालियन में सारा कुछ कर सकते हैं। ये हम भी अगर चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि विल पावर होना चाहिए। आपको जो है इस तरफ हुकूमती तौर पर कोशिशें हों, तो मेरे ख्याल में वो हमारे बच्चों को जो हमारा रट्टा कल्चर है उससे निकाल कर वो थिंक करेंगे, उनकी सोच बुलंद होगी। अगर कोई बंदा बैठ के अपनी एजुकेशन इस लैंग्वेज में करेगा तो वो बिल्कुल दुनिया को लीड करने के काबिल हो जाएगा। वरना हम ये सारी जिंदगी इसी जो है वो इस हद से कमतरी का शिकार रहेंगे कि नहीं जी, पहले हम अपना चेहरा जो है वो टेढ़ा करके जितनी देर तक इंग्लिश नहीं बोलेंगे उतनी देर तक तरक्की नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल सही कहा। तो जिस ग्लोबल विलेज में आज हम मौजूद हैं उसमें जो है हमारी जो है वो कौमी ज़ुबानों के साथ साथ जो हमारी इलाकाई ज़ुबानें हैं तो उनको भी शदीद ख़तरात लाहिक हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि कंप्यूटर और इंटरनेट की ज़ुबान जो बनेगी उसी में मुस्तकबिल जो है वो ज़्यादा रोशन होगा। तो हमें उर्दू के लिए नए सॉफ्टवेयर्स भी बनाने चाहिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए भी काम करना चाहिए, उर्दू के निफाज़ के लिए भी। लेकिन इसके साथ-साथ हमारी जो इलाकाई ज़ुबानें हैं और बहुत खूबसूरत ज़ुबानें हैं, अगर आप सिंध से होकर चलते हुए जब हम जाते हैं पेशावर तक तो उसमें जो है हमें हिंद को भी नज़र आती है, शीना भी है, बल्ती भी है, सराइकी भी है, पंजाबी भी है, बलोची भी है, पश्तो भी है। तो ये सारी ज़ुबानें जो हैं उर्दू के साथ-साथ उनके फ़रोग़ के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा सोचने की और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं ख्वाजा गुलाम फरीद के 2 अशआर ज़रूर पढ़ूँगा, क्योंकि जब भी एक मायूसी और एक नाउम्मीदी की सूरत हाल होती है तो मुझे वो अशआर जो है वो सराइकी के 2 अशआर जो हैं वो बहुत सहारा देते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं, हुण थी फरीदा शाद वल, हुण थी फरीदा शाद वल, मूझा को ना कर याद वल, झोंका थिसिन आबाद वल, इहो नहन वासी हिकमणी। कि ए गुलाम फरीद अब खुश हो जाओ, जो बस्तियां वीरान हैं वो कल को आबाद भी होंगी, नई झोंकें, नई बस्तियां जो हैं आबाद होंगी। और दरिया जो है वो कभी एक समत में नहीं बहता। वक्त जो है उसकी खूबसूरती ये है कि उसमें तब्दीली आती है। तो ये तब्दीली जिंदगी का हिस्सा है। इस तब्दीली को हम कबूल करेंगे तो हमारी झोंकें भी आबाद होंगी, हमारी बस्तियां भी आबाद होंगी और हम सहराओं में भी जो है वो गुलजार बना सकेंगे, वहां पे भी फूल खिला सकेंगे। तो आज की गुफ्तगू हमारी महमूद असगर चौधरी साहब से हुई और उनका जो एक शख्सियत का सबसे खूबसूरत जुज़ उनकी शख्सियत का है, एक तो उनकी मुस्कुराहट है और दूसरा उनका मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र है कि जब हम मुस्बत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा करते हैं और हमारी ज़िंदगी में खूबसूरतियाँ भी आती हैं। तो इसके साथ जो है वो डॉक्टर मोहम्मद कामरान को अपने प्रोग्राम ग्लोबल विलेज के साथ इजाज़त दीजिए। मैं महमूद असगर चौधरी साहब आपका बहुत ममनून हूँ। आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और बहुत खूबसूरत और कीमती बातें जो हैं वो की हैं और ये हमारी गुफ्तगू जो है वो जज़्बा न्यूज़ के जो वेबसाइट है उस पे महफूज़ रहेगी। सुनने वाले इसको सुनते रहेंगे और इससे रोशनी पाते रहेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर मोहम्मद कामरान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहल खाना को और अपने मुल्क का, अपनी दुनिया का ख़याल रखें, अपनी दुनिया से, इंसानों से मोहब्बत करें, यही हमारा पैगाम है। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।